वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ एविएशन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो आज हम पढ़ेंगे कि एयरपोर्ट्स इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती क्या है। सो डिटेल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है उसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। The economy regulation of aeronautical service at major airports comes under the purview of the Airport Economic Regulatory Authority, और इसको हम बोलते हैं एरा। सो इकोनॉमिक रेगुलेशंस जो होते हैं किसी भी एरोनॉटिकल, जो एरोनॉटिकल को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जो भी किसी विमान युक्त सामग्री से जे से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, तो वो किसी भी एयरपोर्ट पे किसके परव्यू के अंडर आती हैं, वो आती हैं एरा आयरा के अंदर। सो द टर्म aeronautical services and major airport are defined in the Airport Economic Regulatory Authority of India Act 2008, 27 of 2008। सो जो टर्म है एरोनॉटिकल सर्विसेज एंड मेजर एयरपोर्ट, ये किसको कहाँ पे डिफाइन किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें इसको डिफाइन किया जाता है, जो कि लागू हुआ था 2008 में। और जो ये लागू हुआ था इसके जो 27th जो इसका मेन है, जो सब पार्ट है उसके अंदर इसकी जो टर्म्स हैं वो डिफाइंड है। एयरपोर्ट्स अदर देन द मेजर एयरपोर्ट्स आर regulated by the Ministry of Civil Aviation, Government of India। सो जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनके अलावा जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं उनको किसके द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एरा a statutory body constituted under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act 2008। एरा जो है ये इसकी जो स्टैट्यूटरी बॉडी जो किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट करती है? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 was notified wide gazette notification dated 5/12/2008। सो इसको किस कब नोटिफाई किया गया था पहली बार? 12 अप्रैल 2008 को। और ये एस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि नोटिफिकेशन दिया था। सो नोटिफिकेशन का नंबर जो जो लागू हुआ था वो हुआ था 12 मई 2009 को। एंड हैज इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। द स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ एरा has are seen in section 13(1) of the Airport Economy Regulatory Authority of India Act 2008 are as below। जो स्टैट्यूटरी फंक्शंस हैं एरा के, वो कहाँ पे हैं? इसके मेन वो सेक्टर 13 के अंदर हैं, जो कि एयरपोर्ट इकोनॉमी और रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट में हैं। तो उसके जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो हम नीचे अभी पढ़ेंगे उनको, क्या-क्या होता है इसके अंदर। सो पहला इसका रहता है टू डिटरमाइन द ट्रैफिक टैरिफ फॉर द एरोनॉटिकल सर्विसेज टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। जो टैरिफ लगता है एरोनॉटिकल सर्विसेज के ऊपर, उनको कंसीडरेशन में लिया जाता है, और उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने नीचे मेंशन की है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन incurred and timely investment in इम्प्रूवमेंट ऑफ एयरपोर्ट फैसिलिटीज़। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और उसको इंक्योर और किस तरह से टाइमली इन्वेस्टमेंट करना है एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरा रहता है द सर्विसेज प्रोवाइडेड, इट्स क्वालिटी एंड अदर रेलेवेंट फैक्टर्स। जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं उनकी क्वालिटी और उनके रेलेवेंट फैक्टर्स को इसमें ध्यान में रखा जाता है। द कॉस्ट फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में जो कॉस्ट आती है किसी भी फंक्शन की, उसको इसमें ध्यान रखा जाता है। कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड वाइबल ऑपरेशन ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स। इकोनॉमिक और जो वाइबल ऑपरेशंस होती हैं मेजर एयरपोर्ट्स को, उसमें भी इसको उसमें उनको भी इसमें ध्यान रखा जाता है। रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज अदर देन द एरोनॉटिकल सर्विस। एरोनॉटिकल सर्विसेज से अलग जो जो दूसरी सर्विसेज हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू मिलता है
उसको इसमें शामिल किया जाता है, और उसके लिए कुछ मेजर चीज़ें इसमें मेंशन की होती हैं। रेवेन्यू रिसीव्ड, sorry, the concession offered by the central government in any agreement and memorandum of understanding or otherwise। सो जो कंसेशन ऑफर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसी कोई भी एग्रीमेंट अगर होता है, कोई नया एग्रीमेंट अगर गवर्नमेंट के साथ होता है, और वो जो कंसेशन और मेमोरेंडम इसमें जो ऑफर करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, वो इसमें शामिल किया जाता है। एनी अदर फैक्टर दैट मे बी रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। दूसरे कोई फैक्टर्स जो होते हैं जो इस एक्ट के पर्पज के लिए रेलेवेंट हो, उसको इसमें शामिल किया जाता है। और दूसरा हमारा रहता है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द डेवलपमेंट फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मेजर एयरपोर्ट्स। जो मेजर एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए जो अमाउंट लगना होता है उसको डिटरमाइन करना। किसी भी मेजर एयरपोर्ट्स पे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो, कुछ नई चीज़ें लेके आनी हो, उस पे जो कॉस्टिंग होती है, उस पे जो अमाउंट जाता है, उस पे जो डेवलपमेंट फीस होती है, उसको डिटरमाइन किया जाता है। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पैसेंजर सर्विस फी लेविड levied under Rule 88 of the Aircraft Rules 1937 made under the Aircraft Act 1934। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि इस लाइन में हम दो चीज़ें समझ सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो एयरक्राफ्ट एक्ट आया था वो आया था 1934 में, और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट रूल एक दूसरा वाला आया था जो था 1937 में। तो इसमें क्या है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पैसेंजर्स एंड पैसेंजर सर्विस फीस लेविड अंडर द 88। तो जो अमाउंट पैसेंजर फी सर्विस फीस का जो अमाउंट होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए इसके किसके कौन से रूल में आता है, अंडर द रूल ऑफ 88 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल। 88 जो एयरक्राफ्ट रूल 1937 का जो 88 है उसके अंडर आता है जो, और जो बना था 1934 एयरक्राफ्ट एक्ट के अंदर। To monitor the set performance standard relating to quality, continuity, and reliability of services as may be specified by the central government and or any authority authorized by it in this behalf। So to monitor the set performance standard relating the to the quality, तो एक जो सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो सेट किए होते हैं क्वालिटी को लेके, उनको मॉनिटर करना, उनकी कंटिन्यूटी को मॉनिटर करना कि वो लगातार वो इसी में चल रहा है या उसमें कुछ गिरावट आ रही है, उसमें कुछ बढ़ावा आ रहा है। और रिलायबिलिटी ऑफ सर्विसेज, सो वो सर्विसेज कितना रिलायबल है एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके द्वारा स्पेसिफाई किया गया हो, या किसी दूसरी अथॉरिटी जो ऑथोराइज होती है उसके द्वारा इसी इसी के बिहाफ में ऑथोराइज किया गया हो या स्पेसिफाई किया गया हो। टू कॉल फॉर सच इंफॉर्मेशन हैज मे बी नेसेसरी टू डिटरमाइन the tariff under clause। To call the such information as be may be necessary to determine tariff under clause। तो टैरिफ जो अंडर क्लोज होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उनको कॉल करने के लिए उसके विधान भी इसी के अंदर होते हैं। टू परफॉर्म सच अदर फंक्शन रिलेटिंग टू टैरिफ, दूसरे जो फंक्शन हैं जो टैरिफ से रिलेटेड होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए has may be entrusted to it by the central government or as may be necessary to carry out the provisions of ARA Act 2008 to perform such other functions relating to tariff। दूसरे जो टैरिफ से रिलेटेड जो फंक्शन हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी नेसेसरी जो अथॉरिटीज होती हैं उनके द्वारा जो प्रोविजंस हैं, जो एरा के प्रोविजंस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए भी इसमें विधान दिए जाते हैं। इट शैल बी नोटेड दैट इट इज द ओनली मेजर एयरपोर्ट्स दैट आर बीइंग रेगुलेटेड बाय एरा। तो ये भी एक नोट करने वाली चीज़ है कि जो मेजर एयरपोर्ट्स होते हैं वो ही एरा के द्वारा रेगुलेटेड किए जाते हैं। सेक्शन 2 ऑफ एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008।
ये भी सेक्शन 2, जो एरा की जो सेक्शन 2 है, जिसको हम बोलते हैं कि एयरपोर्ट्स इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008, ये भी उसमें साफ साफ बोला गया है कि ये जो होते हैं, ये भी नोट करने वाली बात है कि एरा सभी एयरपोर्ट्स को मैनेज नहीं करता। इसके अंदर कुछ मेजर एयरपोर्ट्स ही आते हैं। Have defined major airports. Has any airports which has or is designed to have annual passenger throughout in excess of 1.5 million, or any other airports as the central government may be notified specify as such has. तो ये हम इसमें हमने पहले क्या पढ़ा है कि ये नोट करने वाली बात है कि सारे एयरपोर्ट्स एरा के अंडर में नहीं आते हैं। कुछ ही एयरपोर्ट जो मेजर एयरपोर्ट्स होते हैं वही एरा के अंडर आते हैं। और जो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको एक तरह से डिफाइन किया जाता है कि कोई भी एयरपोर्ट जिसकी जो डिजाइन हुआ हो या डेजिग्नेटेड हो, जिसमें कि एनुअल जो कि एक एनुअल एक ईयर के अंदर जो एक्सेस होता है पैसेंजर्स का, या तो वो 1.5 मिलियन, या तो वो 15 लैक्स के आसपास हो। और दूसरे एयरपोर्ट्स भी इसके अंडर आ सकते हैं कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया हो, जिनके भी इससे भी कम एनुअल पैसेंजर का थ्रू आउट जो पैसेंजर हो, उनका एक्सेस अगर 1.5 मिलियन 15 लाख से कम हो, तो वो भी इसके अंडर आ सकते हैं। बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई उनको किया जाना चाहिए। और इसी में इसने आगे हम पढ़ेंगे कि इट शैल बी नोटेड दैट प्राइवेट ऑपरेटर ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स shall follow the guidelines of ARA issued on time to time basis and shall meet all the regulatory requirements and specification provided by ARA from time to time। तो ये भी नोट करने वाली बात है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं मेजर एयरपोर्ट्स के, उनको क्या होता है, गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है एरा की, जो कि इशूड की जाती है टाइम टू टाइम। और उनको सेल मीट ओन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, और उनको सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना पड़ता है, और जो कि स्पेसिफाई की जाती है एरा के द्वारा टाइम टू टाइम। द गाइडलाइंस कैन बी एक्सेस बाय इट्स वेबसाइट, और ये इसकी एरा की वेबसाइट है, जो है कि www.era.gov.in। तो जो इनकी गाइडलाइंस होती हैं या जो भी उनकी मॉडिफिकेशन होती है, इनकी पॉलिसीज के अंदर जो भी चेंजेज होते हैं, वो टाइम टू टाइम ये लोग स्पेसिफाई करते रहते हैं, और इनको कहाँ से एक्सेस किया जाता है, इनकी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये था हमारा एयरपोर्ट इकोनॉमिक और रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो ये हमारा आज का सब्जेक्ट। सो टिल द नेक्स्ट वन, बाय नाउ।